हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत। इसमें जो आज हम करेंगे MCQ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम हर एक MCQ को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। और देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो देखा जाए तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए। और यहाँ पर जो त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष लाया है वो MCQ है। और इस MCQ की एक ख़ास विशेषता है कि ये सारे MCQ जो है आपको टेक्स्ट बुक्स से लिए गए हैं, और एग्ज़ाम में हमेशा टेक्स्ट बुक्स को ही बेस बनाया जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर हम क्वेश्चनों को एनालाइज करें तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि वस्तुओं को रगड़ने से कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वस्तुओं को रगड़ने से कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। द हाउ मनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन बाय द रबिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे समक्ष ऑप्शन है, 2 प्रकार की चार्जेस आती हैं, बी कहता है एक तरह की, सी कहता है 3 टाइप्स की, और डी कह रहा है 4 तरह की। देखिए, जब हम कोई वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसकी एक विशेषता होती है, रगड़ने के कारण वो वस्तु आवेशित हो जाती है। साधारण शब्दों में मैं अगर समझाना चाहूँगा कि जैसे सर्दी का समय होता है, जब हम कपड़े निकालते हैं तो चरचराहट की आवाज़ आती है। देखा है आपने कभी? या आप कभी कंबल के अंदर हो, अपना हाथ को फेरो तो उसमें एक रोशनी सी नज़र आती है। तो इसका मतलब है 2 वस्तुओं को अगर आपस में रगड़िएगा तो आवेश पैदा होती है। हमारे शरीर के बालों से जो होता है कपड़े चिपके हुए होते हैं, और रगड़ के कारण जब कपड़ा हम निकालते हैं तो वो आवेशित रहते हैं और चरचर की आवाज़ आती है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जब 2 वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाते हैं, तो कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। वस्तुओं को रगड़ने से कितने प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो देखा जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट है कि जब कोई वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो केवल 2 प्रकार के आवेश ही उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन इसका जो है ए सही है, यानी 2 प्रकार के आवेश जो है उत्पन्न होते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको समझना चाहिए और इसको याद भी रखना चाहिए। कहते हैं एक बार कर लेने से नहीं होता एग्ज़ाम तक, इसको जो है अच्छे से दिमाग में रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, तूफान के दौरान कौन सा कार्य किया जा सकता है। जब तूफान आता है तो इनमें से आप कौन से कार्य जो है कर सकते हो जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन रिपीटिंग हियर, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म विच एक्शन may बी डन। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म विच एक्शन may बी डन। ए, क्या आप कॉर्ड वाले टेलीफोन का उपयोग करना पसंद करोगे, कॉर्ड वाले, या बी, बिजली की लाइटें चालू या बंद करना। देखिए ऑप्शन देखिए, सी कह रहा है मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, डी कह रहा है कि सारी बातों में से कोई भी नहीं कीजिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब कभी तूफ़ान आता है तो सबसे पहली बात तो है तूफ़ान आने से पहले हमें सचेत तो रहना चाहिए और हमें सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने सगे संबंधी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपने की चिंता होती है और अपनों को सुरक्षा करना भी
हमारा दायित्व होता है। तो इसका जो है सूचना हम किस प्रकार पहुंचा सकते हैं? तूफान के दौरान हम कौन से कार्य कर सकते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है? आपको ऑप्शन में से ही इसका सही आंसर बताना है। अब ये सोचिएगा कि क्वेश्चन अटपटा है तो ये गलतफहमी में हो, क्योंकि जो ऑप्शन एग्जामिनर ने बना दिया हमें उन्हीं में से जो है बेस्ट आंसर को चुनना है। यही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और बड़े बड़े यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आते हैं। कहते हैं इसका बेस कहीं ना कहीं यहीं से बनता है। यूपीएससी एग्ज़ाम में जो होता है वहाँ पर आपका अपना दिमाग नहीं लगता है। जब आप सेकेंड पेपर दोगे, बी सेक्शन दोगे प्रीमियम का, तो उसमें जो होता है ऐसी बात होती है, वहाँ पर अपनी दिमागों को एनालाइज करके आंसर देना होता है। और जो बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से आंसर देते हैं वो हमेशा गलत जाता है। जो है स्टेटमेंट लिखी होती है उसी के अंतर्गत जो है जवाब देना होता है। तो ये अटपटा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने वाली है। तो ये कॉर्ड वाले टेलीफोन का उपयोग करना संभव नहीं रहेगा, कि जब तूफान आएगा तो सारे के सारे जो है वायर गिर जाएंगे। तो कॉर्ड वाले टेलीफोन का उपयोग करना संभव नहीं है। और जब तूफान आती है तो आपको पता होगा कि उससे पहले ही बिजली जो है काट दी जाती है। तो हम जो है चालू और बंद तो करना हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। एक संभव रहेगा कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं इस समय, क्योंकि जनरल सी बात है, हमारे तार तो टूट सकते हैं लेकिन सेटेलाइट के सिग्नल जो है इतनी बुरी हालत में नहीं जा सकती। इसलिए हम सी ऑप्शन जो है कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके अपने सगे संबंधी को सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे आए तूफान से वो लोग आसानी से बच सकें। तो आप जो है सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, ऊंची इमारतों को बिजली की क्षति से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? आपको पता होगा कि बड़े बड़े इमारत बनाई जा रही है। अगर इन इमारतों को सुरक्षा प्रदान न किया जाए तो इसमें रहना किसी के लिए संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि बड़े बड़े इमारतों की जो होती है, जब बिजली गिरती है तो उससे क्षति होने की चांसेस बहुत होती हैं। तो बिजली की क्षति से बचाने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? तो क्वेश्चन है, टू बी प्रोटेक्ट tall buildings from the damage of lighting, what can be done? To protect a tall building from a damage of lighting, which can be done? ए ऑप्शन कहता है कि ऊंची इमारतें नहीं बनाना। अब देखिए सब समझो, ये ऑप्शन भी देखिए कितना महान है कि हम इमारत बनाना ही छोड़ दें। बी कहता है त्वरित चालक स्थापित करें। सी कह रहा है कई टीवी जो है एंटेना स्थापित करें। या डी ऊंचे पेड़ वाला एक छत वाला बगीचा हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ ऑप्शन जो होते हैं कटपटा सा होती है और उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो सही होता है। अब क्या बिजली के डर से हम क्या इमारतें बनाना छोड़ दें? ऑप्शन ए तो यही कह रहा है कि मुझे इमारतें नहीं बनाना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो देखिए बेवकूफ़ी वाली है, ये बेकार है, गलत है। सी कह रहा है कई टीवी एंटेना स्थापित कर ले। टीवी एंटीना तो हर जगह लगी हुई होती है, तो क्या इसका मतलब हम उससे बिजली को हम रोक सकते हैं? या डी कह रहा है ऊंचे पेड़ों वाला एक छत वाला बगीचा हो। ऐसा हो सकता है क्या? पेड़ों पर भी बिजली गिरती है और पेड़ जो है दो टुकड़े हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आता है दोस्तों कि अगर आपको ऊंची इमारतों को बिजली से क्षति से बचाना है तो त्वरित चालक स्थापित करना होगा। त्वरित चालक का अर्थ ये होता है दोस्तों कि बड़े बड़े बिल्डिंग में जो है हम त्रिशूल नुमा एक जो है लोहे को बना देते हैं सेंटर में। जब भी बिजली उसमें से गिरता है और उसको जो है नीचे हम धरती से ज्वाइंट कर देते हैं, तो बिजली जो होता है उसी के अंतर्गत जो है धरती में चला जाता है। इससे कोई भी बिजली का जो है बड़े बड़े बिल्डिंगों को नुकसान नहीं पहुंचता है। आप कई बिल्डिंगों में देखिएगा छड़ों को जो है लगाया जाता है, ठीक है, सेंटर में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि त्वरित चालक स्थापित करके जो है हम ऊंची इमारतों को बचा सकते हैं बिजली की चमक से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है, तूफान के दौरान यह अधिक सुरक्षित होता है। जब तूफान आता है तो क्या चीज़ सुरक्षित होता है?
क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इज अ सेफ टू, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इट इज़ अ सेफ टू। ऑप्शन ये कहता है कि एक खुला छाता लेकर चले, एक खुला हुआ छाता लेकर जो है चले, आप तूफान से बच जाएंगे। बी कह रहा है छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय ले ले। सी कह रहा है ऊंची पेड़ों के नीचे आश्रय ले ले। डी कह रहा है खुले मैदान में खड़े हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन समझने वाली बात है यहाँ पर। तूफान के दौरान अधिक सुरक्षित कौन सा जगह होता है? अगर आपको तूफान आ रहा है, अगर छत्ता लेके आप चल रहे हो तो छत्ता भी उड़ जाता है, और इवन आप भी उड़ सकते हो, आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत ही जा रहा है यहाँ पर। खुले मैदान की बात कर रहा है, खुले मैदान में तूफान आएगा तो बहुत धूल कण उड़ेंगे, बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। तो डी ऑप्शन भी सही नहीं है। ऊंचे पेड़ों के नीचे आश्रय ले लेना, देखिए ऊंचे पेड़ों के नीचे अगर आप आश्रय लीजिएगा तो ऊंचे ऊंचे पेड़ के जो है बड़े बड़े टहनियाँ आप पे गिर सकती हैं, और ये देखिएगा जब भी तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाने के कारण जो है बहुत तरह का नुकसान जो है सहना पड़ जाता है, और भारत को बहुत नुकसान जो है झेलना पड़ता है तूफान के कारण। हाँ, एक ऑप्शन जो है काफ़ी दिलचस्प है कि छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय ले। छोटे पेड़ जो होती है काफ़ी सुरक्षित देखा जा सकता है, ना तो इसकी टहनियाँ इतनी मजबूत होती है कि आप पर गिरेगा तो आपको नुकसान पहुंचेगी, और कभी कभी तूफान आता है तो आप अगर उसको पकड़ लेते हो तो आपको उड़ने का जो है संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि तूफान आएगा, अगर खुले स्थान पर जाओगे तो उड़ने की चांसेस बन जाती है। लेकिन अगर आप खुला स्थान नहीं रहेगा, पेड़ों के नीचे, छोटे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय ले लोगे तो पेड़ जो है हवा को कई हद तक जो है रोकता है, बैरियर काम करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है कि छोटे पेड़ों के नीचे हमें आश्रय ले लेना चाहिए और हमें इसे बचने की कोशिश करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी में आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अगर हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के शब्द देखिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी टू दी अर्थ इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड। क्या उसको हम स्थानांतरित करते हैं या स्थानांतरित करना कहते हैं हम? क्या बी प्रसंकरण करना कहते हैं, या सी चार्जिंग करना कहते हैं, या डी अर्थिंग? मैं अगर आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो आपके घरों में जो है बिजली एक्स्ट्रा आ जाती है और बिजली से जो है इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाती है, तो कई लोग घरों में ये आप देखिएगा कि वहाँ पर अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने से ये होता है कि मान लीजिए अगर बिजली अधिक आ रही है तो वो जो होगा आपके संपर्क में नहीं होगा, और अधिक बिजली होगा तो जनरल सी बात है जो है बड़े जो है प्लग में देखिएगा कि बड़े सुई होता है, तो उसके अंतर्गत जो है वो बिजली अर्थ हो जाएगा। इसलिए घरों में अर्थिंग का उपयोग करते हैं। तो देखा जाए, मान लीजिए अगर पृथ्वी पर आवेशित होती है, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेशित स्थानांतरित करने का, यानी मान लीजिए बिजली भी चमक रहा है, तो हमें जो है यहाँ पर एक बात करनी चाहिए, अर्थिंग का उपयोग करना चाहिए। अर्थिंग जो होती है आवेशित वस्तुओं को पृथ्वी में पहुँचा देती है। तो इसका मतलब हुआ, इसका ऑप्शन जो है डी, अर्थिंग। किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, अर्थिंग आपका सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, सीमोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। देखिए, सीमोग्राफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं चार ऑप्शनों में से कोई ना कोई ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो सीमोग्राफ इज़ ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, सीमोग्राफ इज़ ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज टू। क्या इसका उपयोग ए हवा की ताकत रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, या बी भूकंप के कंपन रिकॉर्ड करने के लिए, या सी बिजली चमकना रिकॉर्डिंग करने के लिए, या तापमान रिकॉर्ड करने के लिए?
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हवा की ताकत रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता ही है कि जो है वेदर क्लॉक लगाई जाती है, और वेदर क्लॉक जो है बताती है कितने तेज हवा जो है चल रही है। बिजली चमकना ये एक जो है प्राकृतिक घटना है, और तापमान रिकॉर्ड करने के लिए हम थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो जनरल सी बात है, सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग हम भूकंप के कंपन रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करते हैं। आपने सुना ही होगा टीवीओं में कि यहाँ पर 6.5 के भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहाँ पर 3.4 के जो है भूकंप के झटके महसूस हुए। तो ये सारी बातें जो होती है हमें कैसे पता चलती है, और इससे सिस्मोग्राफी के अंतर्गत हमें पता चलती है। सिस्मोग्राफ जो है जो भूकंप आती है, जो कंपन होती है धरती में, उसका जो है सही अनुमान लगा के हमें बताती है कि भूकंप का जो है तीव्रता कितनी रही होगी। तो इसलिए जो है सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंप के कंपन रिकॉर्ड करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर जो है बी सही है, और बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, भवन को बिजली से बचाने के लिए बिजली की छड़ कहाँ लगी होती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी के अंतर्गत हमने क्वेश्चन आगे किया था। क्वेश्चन था कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग के बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि भवन को बिजली से बचाने के लिए बिजली की छड़ जो होती है, जो हम अर्थिंग लगाते हैं, उसको हमें कहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे जो बिजली चमकती है वो बहुत ही आसानी से जो है उस छड़ के संपर्क में आ जाए, और बड़े बड़े भवन जो है बिजली के झटके से बच सकें। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई क्वेश्चन रिपीट, वेयर इज द लाइटिंग रॉड अटैच्ड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम अ लाइटिंग। यू नो दैट वेयर इज द लाइटिंग रॉड अटैच्ड टू बी प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम अ लाइटिंग। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है इमारत के शीर्ष पे लगाना चाहिए। दूसरी बात बोलता है कि इमारत के तल पे लगाना चाहिए। चौथी बात बता रहा है सी की इमारत के बीच में लगाना चाहिए, और डी कह रहा है ये सभी ऑप्शन जो है सही है, हमें हर जगह लगा देना चाहिए। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भवन को बिजली से बचाने के लिए बिजली की छड़ हमें कहाँ लगाना चाहिए। देखिए इमारत के बीच में लगाना चाहिए कि नहीं, ये बात तो महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरा बोलता है इमारत के तल पर। तल की बात किया जाए तो ये तो कभी सही नहीं है। इमारत के शीर्ष पर, यानी इमारत की जो है ऊंची चोटी पे लगाना चाहिए, ये बात कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि अगर हमें अर्थिंग चाहिए, अगर हमें लाइटिंग को अर्थिंग करना है, तो इमारत के शीर्ष पे लगाना बहुत ज़रूरी है। बिजली की छड़ जो है इमारत के शीर्ष पे लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तभी जो है बिजली अर्थिंग हो सकती है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ जा सकती हो कि भवन को बिजली से बचाने के लिए बिजली की छड़ जो है हमें इमारत के शीर्ष पर लगाना चाहिए। ए ऑप्शन सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। और आपको मैं बता दूं कि त्रिपान सेंटर ने साइंस के जो सिलेबस है सेकेंड पार्ट का, वो सारे कवर कर चुका है। सारे वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो ये आपके लिए इसलिए किया गया क्योंकि आपने त्रिपान सेंटर की मदद किया है, और मदद करने का एक ही रूप होता है, दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाना है। जितना हो सके इस वीडियो को पहुँचाइए। दूसरे बच्चे तक जितना वीडियो पहुँचेगा, त्रिपान सेंटर आपके लिए इतना अग्रसर होगा। और आने वाला समय में SST, इंग्लिश, मैथ सबका MCQ यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। तो आप इसको शेयर कीजिए, आपके लिए वीडियो सारे यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। और करना कुछ नहीं होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण है और नए सिलेबस पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और पूरे किताब का निचोड़ है, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है।
देखा जाए तो पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस तरह प्राप्त होता रहे, तो महत्वपूर्ण ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर अब 6वीं क्लास से लेकर MA क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल बन गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है कि जैसा आपका होगा समय काल वैसा आपके लिए चैनल बन जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।